ओके, नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द थेरिस्ट जो कि हमारे पास हैं। ऑगस्ट कॉम्ट, इनका ये 1798 में पैदा हुए थे। 1857 इज ईयर ऑफ डेथ। ये इनका टाइम पीरियड है। और इसके अंदर जो उन्होंने काम किया है, जिन इम्पोर्टेंट चीज़ों पे बहुत सारी हैं, लेकिन जिसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे वो हमारे पास है पॉजिटिविज्म, डिवीजन ऑफ सोसाइटी, you can say the division of sociology, the law of three stages, and the religion of ह्यूमैनिटी। ये मेन आपकी मेन थेरीज हैं जो कि हम कवर करेंगे कि ऑगस्ट कॉम्ट ने इन थेरीज में क्या बात कही है या इनका इसके अंदर क्या पॉइंट ऑफ व्यू था। ऑगस्ट कॉम्ट को थोड़ा सा अगर हम देख लें उनका इंट्रोडक्शन तो उनके बारे में, तो वो ये है कि वो फ्रांस में पैदा हुए थे 19 जनवरी 1798 में पैदा हुए थे। और 1798 का टाइम पीरियड हमें ये बताता है कि ये जब फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था, फ्रेंच रेवोल्यूशन के स्टार्ट होने के तकरीबन 10 साल के बाद ये पैदा हुए थे। तो इट मीन्स अब आप ये खुद सोचो कि जब फ्रेंच रेवोल्यूशन चल रहा था तो उस टाइम में उनके पैदा हुए हैं। तो इट मीन्स कि वो फिर वो फ्रेंच रेवोल्यूशन का टाइम पीरियड को उन्होंने फिर ऑब्जर्व किया है, उन्होंने देखा है फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद जो हालात फ्रांस में पैदा हुए या जिस तरह की भी सिचुएशन वहां पे डेवलप हुई, जो लोगों ने स्ट्रगल की, वो उन्होंने वहां पे खुद उसको ऑब्जर्व किया था। ये बहुत बड़े थिंकर थे, फिलोसोफर थे और पहले सोशोलॉजिस्ट हैं। इन्होंने सोशोलॉजी की फाउंडेशन रखी थी, उन्होंने इसकी बेस रखी थी, इन्होंने ही सोशोलॉजी का लफ्ज इन्होंने ही क्वाइन किया था, इन्होंने ही लफ्ज बताया था सोशोलॉजी, और इसीलिए इनको फादर ऑफ सोशोलॉजी कहते हैं। इनके किस चीज को इंसिस्ट करते थे, किस चीज के ऊपर जोर देते थे, किस चीज की बात करते थे? द साइंस ऑफ सोसाइटी, जिसका उन्होंने नाम दिया था कि सोशोलॉजी को, कि सोशोलॉजी क्या होना चाहिए, इट शुड बी ट्रीटेड ऑन सेम लेवल विद अदर्स। कि जैसे बाकी सब्जेक्ट्स को, बाकी साइंसेस को, बाकी डिसिप्लिन्स को, चाहे वो नेचुरल साइंसेस से रिलेटेड है, वो नेचर से रिलेटेड है, जैसे उनको ट्रीट किया जाता है, जैसा उनके साथ रवैया है, उनके साथ क्या रवैया है कि उनको उन सब्जेक्ट्स को बहुत रेस्पेक्टफुली देखा जाता है, उस पर रिसर्च की जाती है, उसको वैल्यू दी जाती है, उन सब्जेक्ट्स को इम्पोर्टेंस दी जाती है, उनको रिकॉग्नाइज किया जाता है, माना जाता है कि हाँ ये सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है स्टडी के लिए या नेचर को ऑब्जर्व करने के लिए, देखने के लिए। इसी तरह से इन्होंने कहा कि सोशोलॉजी को भी हमें इसी तरह से बाकी सब्जेक्ट्स के साथ सही लेवल पे इसी तरह से देखना चाहिए। हमें इसको इंफीरियर नहीं समझना चाहिए, या हमें इसको पीछे नहीं छोड़ना चाहिए कि नहीं इस सब्जेक्ट की तो कोई जरूरत नहीं है या इसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। ठीक है, शुरू से ही जो ऑगस्ट कॉम्ट थे, ये बहुत ज्यादा इनके पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एबिलिटीज थी, वो बहुत स्ट्रॉन्ग करेक्टर के इंसान थे, और वो बहुत ज्यादा रीडर थे, बहुत किताबों को पढ़ते थे, उनकी मेमोरी पावर भी बहुत अच्छी थी, और वो चीजों को बहुत जल्दी याद कर लेते थे उनकी, और वो हमेशा से अथॉरिटी के खिलाफ जानने की उनके पास ये सलाहियत थी कि अगर कोई अथॉरिटी है, कोई पावर है, और वो पावर अगर अपनी पावर अथॉरिटी का गलत इस्तेमाल कर रही है, तो वो उनके खिलाफ आवाज उठाने वाले थे। और उनकी बुक्स हैं, कौन सी इनकी बुक्स हैं, आप ये 2 बुक्स आप ये याद रखो, क्योंकि अक्सर आपसे पूछ लिया जाता है कि इनकी बुक का नाम बता दें। या जो द पॉजिटिव फिलोसफी और द बुक अ जनरल व्यू ऑफ पॉजिटिविज्म, ये किसने लिखी है या इसके ऑथर कौन है, इसके थेरिस्ट कौन है? तो यू शुड नो कि ये जो किताब है द पॉजिटिव फिलोसफी और अ जनरल व्यू ऑफ पॉजिटिविज्म, ये जो है ये ऑगस्ट कॉम्ट ने किताब लिखी है। कॉम्ट ने फिर अच्छा, पहले ऑगस्ट कॉम्ट ने इसको डायरेक्टली वर्ड सोशोलॉजी नहीं कहा था, इन्होंने पहले लफ्ज यूज किया था द सोशल फिजिक्स। ठीक है, सोशल फिजिक्स का उन्होंने इसको पहले लफ्ज दिया था, फिर बाद में इसको जो है वो सोशोलॉजी के तौर पे इसको जो है वो पहचाना जाने लगा, फिर बाद में इसको सोशोलॉजी का वर्ड दिया गया। इन्होंने टर्म सोशल फिजिक्स क्यों यूज की थी? ठीक है, जब हम कहना कि इन्होंने सोशोलॉजी क्यों नहीं डायरेक्ट लफ्ज यूज किया, उन्होंने पहले लफ्ज सोशल फिजिक्स का इस्तेमाल किया। किस लिए? क्योंकि उनकी कोशिश थी, उनकी ख्वाहिश थी कि सोशोलॉजी को ऐसे इंपॉर्टेंस दी जाए, सोशोलॉजी को ऐसे समझा जाए, ऐसे सोशोलॉजी को माना जाए कैसे आफ्टर द हार्ड साइंसेस। हार्ड साइंसेस कैसे? जैसे मैंने आपको पहले बात कही है कि नेचुरल साइंसेस, बायोफिजिक्स, केमिस्ट्री है, मैथमेटिक्स है, जियोलॉजी है, ज्योग्राफी है,
जैसे इन सब्जेक्ट्स को इम्पोर्टेंस दी जाती है, इनको इनकी वैल्यू को समझा जाता है, तो ऑगस्ट कॉम्ट की भी यही ख्वाहिश थी। इसीलिए उन्होंने इसका लफ्ज जो है वो सोशल फिजिक्स का इस्तेमाल किया था, क्योंकि वो चाहते थे ही सॉट टू मॉडल सोशियोलॉजी आफ्टर द हार्ड साइंसेज, कि जिस तरह हार्ड साइंसेज चल रही हैं, ऑपरेट कर रही हैं, वो फंक्शनिंग कर रही हैं, वो रिसर्च कर रही हैं, वो साइंटिफिक मेथड को यूज कर रही हैं, तो इनकी भी यही ख्वाहिश थी कि हम सोशियोलॉजी के अंदर भी यही चीजें इस्तेमाल करें। क्या इस्तेमाल करें? हम सोशियोलॉजी के अंदर भी रिसर्च करें, हम सोशियोलॉजी के अंदर भी हम साइंटिफिक मेथड को यूज करें। इसलिए उन्होंने क्या किया, इसको हार्ड साइंसेस जो बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री है, इनकी तरह पे उसने उनको शेप देने की कोशिश की, उसकी तरह, इन सब्जेक्ट्स की तरह उस पर उन्होंने काम करने की कोशिश की। इसलिए उन्होंने इसके लिए लफ्ज सोशल फिजिक्स का यूज किया है। ठीक है, फिर सोशल फिजिक्स का टर्म यूज करने के बाद सोशियोलॉजी के टर्म को उन्होंने यूज किया। अच्छा, अब क्योंकि ये पहले सोशियोलॉजिस्ट थे, यू कैन से द फादर ऑफ सोशियोलॉजी हैं, इसलिए इनका बहुत ज्यादा असर था, इनका बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस था बाद में आने वाले सोशियोलॉजिस्ट। बाद में आने वाले सोशियोलॉजिस्ट कौन से हैं? जैसे कि हर्बर्ट स्पेंसर और इमाइल डरखाइम। ठीक है, इन लोगों का बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस था, इन लोगों का बहुत ज्यादा आप ये कह सकते हैं कि इन्होंने बहुत ज्यादा असर लिया था ऑगस्ट कॉम्ट की वर्क का, उनकी थेरीज का। ठीक है, इनका क्या बिलीव था, ऑगस्ट कॉम्ट का क्या यकीन था, क्या अकीदा था, किस चीज को मानते थे कि द स्टडी ऑफ सोशियोलॉजी शुड बी साइंटिफिक। शुरू से हम जब सोशियोलॉजी की बात हम कर रहे हैं तो हम यही कर रहे हैं कि शुड बी साइंटिफिक, साइंटिफिक स्टडी करे, सिस्टमैटिक स्टडी करे, रिसर्च करे, और रिसर्च करने की बेसिस पे वो फिर कंक्लूजन्स ड्रॉ करे, सोशल प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड करे, सोसाइटी के डिफरेंट फिनोमेना को अंडरस्टैंड करें। ठीक है, इसी तरह से इसका मतलब है कि जो चीज हम जिसके बारे में हम अभी बात करते हैं कि सोशियोलॉजी को साइंटिफिक स्टडी होनी चाहिए, सोशियोलॉजी को सिस्टमैटिक स्टडी होनी चाहिए, सोशियोलॉजी के अंदर हम पर्टिकुलर किसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए हम सोशल फिनोमेना को अंडरस्टैंड करें, सोशल प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड करें। इसका मतलब है कि ये जो सोच है हमारी साइंटिफिक थिंकिंग की, साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोसाइटी की, ये बेसिकली किसका काम था? ये बेसिकली किसने स्टार्ट की थी, या ये किसने इसके ऊपर काम किया था? किसने काम किया था? ऑगस्ट कॉम्ट ने जो थे, उन्होंने स्टार्टिंग की थी इस चीज की कि हम सोशियोलॉजी को, सोसाइटी को, सोशल प्रॉब्लम्स को सिस्टमैटिकली और साइंटिफिकली स्टडी करें। जो ऑगस्ट कॉम्ट थे, क्योंकि हमने ऊपर आपको बताया, मैंने आपको ऊपर बताया जैसे कि ये किस टाइम पीरियड में पैदा हुए थे फ्रांस में, जब फ्रेंच रेवोल्यूशन जो था वो स्टार्ट हो चुका था, 10 साल हो चुके थे फ्रेंच रेवोल्यूशन को स्टार्ट हुए हुए। तो इट मीन्स के वहां पे फिर जो हालात थे वो एक नॉर्मल सोसाइटी के जैसे नहीं थे, वहां पे जो सिचुएशन थी वो फिर डिफरेंट थी। अब वो डिफरेंट कैसे थी कि वहां पे फ्रांस की जो सोसाइटी थी वहां पे एनार्की सिस्टम था, एनार्की की सिचुएशन थी। एनार्की की क्या सिचुएशन थी कि ऐसे हालात थे कि जैसे कोई गवर्नमेंट ही नहीं है, कोई कानून को अमल दरामद करने का कोई निज़ाम मौजूद नहीं है, कोई अथॉरिटी मौजूद नहीं है, कोई निज़ाम मौजूद नहीं है जो कि वहां पे चल सके, जो कि उसको कंट्रोल कर सके, या इस सिचुएशन को, वहां के हालात को एक प्रॉपरली वे की तरफ लेके जाया जा सके। तो वहां पे एक स्टेट ऑफ लॉलेसनेस थी, एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट थी, या पॉलिटिकल डिसऑर्डर था। सियासी तौर पे जो हालात थे वहां पे ठीक नहीं थे, वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब थे। तो इट मींस कि जो ये सोशल सिचुएशन डेवलप हुई है वहां पे फ्रांस में, इस सोशल सिचुएशन ने डिस्टर्ब किया था बहुत ज्यादा ऑगस्ट कॉम्ट को। और वो डिस्टर्ब कैसे किया था कि उनकी फिर इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट हुई, उन्होंने फिर अपना इन हालात वाकयात के बारे में सोचा, उनके ऊपर स्टडी की, जिसकी बेसिस पे उन्होंने ये कहा कि सोसाइटी को भी स्टडी करने के लिए एक डिसिप्लिन होना चाहिए, या सोसाइटी को भी हमें साइंटिफिकली स्टडी करना चाहिए, जैसे कि हम बाकी साइंसेस को, जैसे नेचुरल साइंसेस हैं, हार्ड साइंसेस हैं, लाइक द बायोफिजिक्स, केमिस्ट्री है, उनको स्टडी करते हैं। जैसे प्रोसेस मेथड हम इन सब्जेक्ट्स में इस्तेमाल करते हैं, वही प्रोसेस और मेथड हमें फिर सोशल साइंसेस में भी इस्तेमाल करने चाहिए, जो कि फिजिक मेनली उनका जो फोकस था वो